हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। मीन्स हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेल में जाने के बाद कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हार्मोन्स एक सेकेंडरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। तो चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया गया था हार्मोन्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है या हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो हार्मोन्स यह एक केमिकल मैसेंजर का काम करता है। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होने के बाद ये काम कैसे करते हैं, इसी बात को हम लोगों को सीखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन को जानने से पहले हम हार्मोन्स के केमिकल नेचर को जान लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में सेक्रीट हो रहे हैं वो किस केमिकल के बने हैं, इस बात को समझने के बाद हम हार्मोन्स के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। तो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं हार्मोन्स का केमिकल नेचर। तो कौन सा हार्मोन्स किस केमिकल का बना होता है, तो हम लोग केमिकल नेचर हार्मोन्स के पढ़ने वाले हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, या जो है प्रोटीन के डेरिवेटिव होते हैं, या पेप्टाइड के बने होते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स का नाम क्या होगा जो प्रोटीन का बना हो, या पॉलीपेप्टाइड हो, या पेप्टाइड हो। जैसे हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स जो सेक्रीट होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स सेक्रीट होता है। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने हार्मोन्स निकलते हैं उनका केमिकल नेचर यही होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि पेप्टाइड या हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, और तीसरा हम कह सकते हैं प्रोटीन। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड या प्रोटीन के बने हैं, तो उसके बारे में हम सीखते हैं। तो ऐसे जैसे हम बात कर सकते हैं ऐसे हार्मोन्स कौन हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे के सारे पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो भी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का बना होता है। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकागॉन, और दूसरा हार्मोन्स है इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तो ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है। तो ये हमारे बॉडी के पैंक्रियाज से सेक्रीट होता है। तो दीज आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज। तो ये हार्मोन्स पैंक्रियाज से सेक्रीट होते हैं। तो इसी तरह से और भी हार्मोन्स हैं। जैसे हम स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात कर ले तो कुछ हार्मोन्स स्टीरॉयड के बने होते हैं। तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स, तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉयड के बने हैं, स्टीरॉयड जिनका केमिकल नेचर स्टीरॉयड है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं। कहने का मतलब स्टीरॉयड के बने होते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन्स है। दूसरा एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। तीसरा प्रोजेस्ट्रॉन ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। तो ये सब इनका केमिकल नेचर स्टेरॉयडल होता है, मतलब स्टीरॉयड के बने होते हैं। अच्छा, सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कार्टिसोल हार्मोन्स, एस्ट्राडायोल हार्मोन्स ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से सेक्रेट होते हैं। ये भी स्टीरॉयड के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्टिसोल हार्मोन्स। दूसरा हम कह सकते हैं एस्ट्राडायोल। तो ये सब के सब हार्मोन्स स्टेरॉयड के बने हैं।
कहने का मतलब इनका केमिकल नेचर स्टीरॉयड है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है आयोडीनेटेड हार्मोन्स। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो जिसमें आयोडीन होता है? तो हम कह सकते हैं आयोडोथायरोनिन का बना हुआ हार्मोन्स। तो ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो आयोडीन के बने होते हैं? या आप कह सकते हैं आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, या आप कह सकते हैं आयोडीन। आयोडीन ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन पाया जाता है या जिसका केमिकल नेचर आयोडीन होता है? ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स आयोडीन का बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड का डेरिवेटिव। कहने मतलब कौन से हार्मोन्स एमीन्स के बने हैं? तो सिंपली हम कह सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो आप सीधी सी बात कर सकते हैं ऐसा हार्मोन्स जो एमीन का बना हो। तो इसका एग्जांपल होता है आपका इपीनेफ्रिन, और दूसरा एग्जांपल होता है नॉरइपिनेफ्रिन। तो ये हमारे बॉडी के एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं। तो इपीनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रेनालिन, और नॉरइपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है नॉरएड्रेनालिन। और इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम कैटकॉल-एमीन के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कैटकॉल-एमीन। तो इसको हम कैटकॉल-एमीन के नाम से जानते हैं। तो इपीनेफ्रिन और नॉरइपिनेफ्रिन को हम कैटकॉल-एमीन या इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह इमरजेंसी कंडीशन में सेक्रेट होते हैं, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन्स, या हम इसको स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन्स। तो हमने सीखा हार्मोन्स का केमिकल नेचर। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, ग्लूकागॉन है और इंसुलिन है। स्टेरॉयड का बना हुआ हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कार्टिसोल है, एस्ट्राडायोल है। और आयोडीन का बना हुआ हार्मोन्स थायरॉक्सिन है। अमीनो एसिड्स का डेरिवेटिव इपिनेफ्रिन और नॉरइपिनेफ्रिन है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये हार्मोन्स कैसे बॉडी में सेक्रेट होने के बाद जब ये सेल तक पहुंचते हैं ये कैसे अपना एक्शन देते हैं, मतलब ये कैसे अपना काम करते हैं। तो इस बात को पढ़ने से पहले हमको हार्मोन्स बाइंडिंग रिसेप्टर्स के बारे में जानना होगा, जो हार्मोन्स से जिस रिसेप्टर से हार्मोन्स जाकर के बाइंड करता है। हम लोग सबसे पहले उस रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो रिसेप्टर यह प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो रिसेप्टर्स ये हार्मोन्स को रिसीव करते हैं, मतलब हार्मोन्स के साथ बाइंड करके हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स बाद में चल करके हार्मोन्स का एक्शन देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर, या हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो हम लोग रिसेप्टर्स की बात करेंगे। रिसेप्टर जैसा कि नाम से क्लियर है, रिसेप्टर मतलब रिसीवर, कहने मतलब जो रिसीव करता हो उसको हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसेप्टर्स ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो दीज आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। तो रिसेप्टर्स आर जनरली मेड अप ऑफ द प्रोटीन। ये सेल के सरफेस पर पाए जा सकते हैं या सेल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। आप कह सकते हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं इनसाइड ऑफ सेल। कहने मतलब ये सेल के अंदर और सेल के सरफेस पे पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से इनके अकरेंस, इनके पाए जाने के कारण ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की। एक्स्ट्रा सेलुलर
रिसेप्टर की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो होंगे, सिंपल सी बात है, नाम से ही दिख रहा है, नाम से ही क्लियर है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, कहने का मतलब वो रिसेप्टर्स जो सेल के बाहर पाए जाते हैं, कहने का मतलब सेल के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की बात कर ले, कह सकते हैं दीज आर प्रेजेंट, वो रिसेप्टर जो कहां पाए जाएंगे, प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, सेल सरफेस या अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे रिसेप्टर को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सेल है, ये सेल है, तो ये सेल का मेम्ब्रेन है, दीज आर द सेल, तो ये सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, इसी रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो दीज रिसेप्टर्स इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग तरह के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। कुछ हार्मोन्स एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और कुछ हार्मोन्स इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से कौन से हार्मोन्स बाइंड करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से जो हार्मोन्स बाइंड करते हैं, तो एग्जांपल है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स। तो जो हार्मोन्स पेप्टाइड का बना होता है, या हम कह सकते हैं जो हार्मोन्स प्रोटीन्स का बना होता है, वो हार्मोन्स एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, मतलब सेल के मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उससे बाइंड करते हैं। अच्छा, तो ये जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं उससे हार्मोन्स बाइंड करेंगे तो हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जिस कारण से सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होता है। तो जो हार्मोन्स एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वह सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन स्वयं सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये एक सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन कर देते हैं और वही सेकेंडरी मैसेंजर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। तो आप कह सकते हैं हार्मोन्स बाइंड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, हार्मोन्स बाइंड्स विथ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। जो हार्मोन्स एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वो क्या बनाते हैं, दे प्रोड्यूस द सेकेंडरी मैसेंजर, दे प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर, वो सेकेंडरी मैसेंजर को बनाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। और अगर हम इस सेकेंडरी मैसेंजर की बात करें तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है, तो सेकेंडरी मैसेंजर की बात करते हैं तो सेकेंडरी मैसेंजर के उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक है IP3, तो दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर। दूसरा है कैल्शियम आयन, दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर। और तीसरा है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब CMP, कहने का मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक CMP। तो साइक्लिक CMP जो होता है ये बनता है ATP से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट जब लॉस कर जाता है तो साइक्लिक EMP बनता है, कहने का मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इस सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट वही हार्मोन्स कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करें तो इंट्रासेलुलर कहने का मतलब वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड सेल, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं।
और ये सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पाए जा सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। तो आप कह सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी पाया जा सकता है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं तो दिस इज द सेल, ये कोई सेल है, तो यह सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। तो ये सेल है और सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर या आप कह सकते हैं इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज द रिसेप्टर। तो यह रिसेप्टर है, जिस रिसेप्टर है जो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो ऐसे रिसेप्टर को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो जो रिसेप्टर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो इसके इन जनरल दो एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, तो स्टेरॉयड का जो बना हुआ हार्मोन्स है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं आयोडीनेटेड हार्मोन्स, आयोडीनेटेड हार्मोन्स। तो आयोडीनेटेड हार्मोन्स कहने मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो हम कह सकते हैं जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयडल इन द सेंस जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और जो आयोडीन का बना हुआ हार्मोन्स है, यह एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है, यह हमेशा और हमेशा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो एक्शन देता है वो सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा सेल के अंदर और फिर वो सेकेंडरी मैसेंजर एक्शन देगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर हार्मोन्स सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और यहां पर जो एक्शन आता है वो जीन एक्सप्रेशन के माध्यम से आता है। कहने का मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो जीन एक्सप्रेशन करते हैं। तो आप कह सकते हैं तो इनका फंक्शन होता है प्रमोट द जीन एक्सप्रेशन, प्रमोट द जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन से प्रमोट करते हैं। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सीख लिया दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स है और दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। तो इन दोनों चीजों को हम डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बाइंडिंग हार्मोन्स हैं वो कैसे काम करेंगे और जो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग हार्मोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो दोनों को हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि दोनों कैसे एक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर, हार्मोन्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो हम जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से कौन से हार्मोन्स बाइंड करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जिसको समझते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही कोई हार्मोन्स रिलीज होगा तो हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स है, जैसे ही हमारे ब्लड में हार्मोन्स आएगा, यह ब्लड इस हार्मोन्स को सेल तक पहुंचाएगा। जैसे ही सेल के पास पहुंचेगा और ये हार्मोन्स जो होंगे सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? प्रोटीनेशियस हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेल का मेम्ब्रेन यह लिपिड्स का बना है, इसमें लिपिड्स अबेंडेंट प्रोटीनेशियस होता है। इस कारण से प्रोटीनेशियस हार्मोन्स या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये हार्मोन्स सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड
कर जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रोटनीशियस हार्मोन्स यह रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको कहेंगे हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो यह जो हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यही हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या जनरेट करेगा? तो दीज जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर। यह सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट कर देगा और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। दिस गिव्स द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे देगा। सिंपल सी बात है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर वो हार्मोन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, वो कैसे काम करते हैं उसका एक्शन है। इसको डायग्राम में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सेल है, तो यह मान लेते हैं ये एक सेल है, दिस इज द सेल। यह सेल है और इस सेल के मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे हैं। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स हैं। तो दीज ऑल आर द रिसेप्टर। तो इसको हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं और ये मान लेते हैं ये हार्मोन्स हैं। तो दिस इज द हार्मोन्स और ये प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स हैं। हम कह सकते हैं ये प्रोटीनीशियस हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोन्स आएंगे, इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को कहते हैं हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब HRC, हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यह जो हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन कर देगा। यह सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन कर देगा, सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन कर देगा। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या है? आप कह सकते हैं साइक्लिक AMP है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये सेकेंडरी मैसेंजर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। कहने मतलब जो भी एक्शन करना है, इस हार्मोन्स का जो काम है वो काम सेल के अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग हार्मोन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बाइंडिंग हार्मोन्स। दूसरी हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बाइंडिंग हार्मोन्स की बात करें तो वो हार्मोन्स जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर हार्मोन्स कौन होते हैं? तो इसके एग्जांपल आपको पहले भी बताए गए, दैट इज द स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अगर कोई सेक्स हार्मोन्स होगा या कोई स्टेरॉयडल हार्मोन्स होगा या आयोडिनेटेड हार्मोन्स होगा, वो कैसे एक्शन देगा हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेम जो है तरीका होगा। हार्मोन्स ये बाइंड करेगा रिसेप्टर से कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से और बनाएगा RHC, कहने का मतलब हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स ना जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा, जीन एक्सप्रेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स जीन एक्सप्रेशन करवाएगा। तो आप याद रखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर हार्मोन्स यह सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करा करके फिजियोलॉजिकल एक्शन देते हैं, जबकि इंट्रासेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर हार्मोन्स यह जीन का एक्सप्रेशन करवा करके जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं और जो कि एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है। तो देखते हैं, इसको डायग्राम में देखते हैं। तो मान लेते हैं दिस इज द सेल, मान लेते हैं यह सेल है। तो यह कोई सेल है जनरल, यह कोई नॉर्मल सेल है। तो हम बात करते हैं, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। यह सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो दिस इज द न्यूक्लियस। तो यह सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है DNA। तो इस न्यूक्लियस में पाया जाएगा, मान लेते हैं ये है DNA। तो दिस इज द DNA, दिस इज द DNA।
ये सेल के अंदर डीएनए पाया जा रहा है जो जहां पे जीन एक्सप्रेशन होना है। अब जैसे कोई भी हार्मोन्स आएगा, मान लेते हैं ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, स्टेरॉयड का बना है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, तो ये आसानी से इंटर कर जाएगा सेल के अंदर, ये आसानी से सेल के अंदर ये हार्मोन्स इंटर कर जाएगा और यहां पर इसको मिलेगा रिसेप्टर, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर इस तरह से इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मिल जाएंगे और ये हार्मोन्स जा करके इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे और बना देंगे हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस डीएनए में, है ना, इस डीएनए में कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कहने का मतलब जीन का एक्सप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन एक्सप्रेशन करके किसी भी एक्शन को देंगे। जैसे मान लीजिए अगर सेल का ग्रोथ करना है या बॉडी का ग्रोथ करना है, मान लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आया सेल के अंदर, रिसेप्टर से बाइंड किया और अब जो है जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए को बताया जाएगा और डीएनए, अब डीएनए तो प्रोटीन बनाता है, डीएनए में कोडान होता है जो है, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन इस डीएनए तक पहुंचेगा और उस तरह का प्रोटीन बनेगा, कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्रमोट हो जाएगा और उस तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे विशेष एक अंतर याद रखेंगे और यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप याद रखेंगे कौन से हार्मोन्स किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल क्या है, और तीसरा वो हार्मोन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। लेकिन जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वो कैसे एक्शन देते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन करके एक्शन देते हैं। ये 5-7 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जीन एक्सप्रेशन इज रिलेटेड विथ इंट्रासेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर हार्मोन्स और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेशन इज रिलेटेड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर हार्मोन्स। तो ये विशेष 2 अंतर है, इस दोनों अंतर को हम याद रखेंगे, यह एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया। अब हम इसके आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।